वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 3L क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा, ये हमारा इंग्लिश ग्रामर का चौथा क्लास है। इंग्लिश ग्रामर का चौथा क्लास है। अगर आपने अब तक मेरी पहली, दूसरी और तीसरी वीडियो नहीं देखी है तो आप जाए प्लेलिस्ट के अंदर, मैंने इंग्लिश ग्रामर मॉक टेस्ट करके लिस्ट बना दिया, उसके अंदर आपको पहला, दूसरा और तीसरा मिल जाएगा। उसके बाद फिर आके आप चौथा देख सकते हैं, क्योंकि एक क्लास दूसरे क्लास से रिलेटेड है, यानी एक क्लास दूसरे क्लास से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप पहली, दूसरी नहीं देखते, सीरियल से नहीं देखते, तो फिर आपको वहाँ पे दिक्कत आ सकती है। ठीक है? और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप उससे लाइक कर लें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। चलिए आज चलिए चलते हैं कि आज हम इंग्लिश ग्रामर के कौन सा क्वेश्चन को देखने वाले, किस चीज़ के ऊपर प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलिए देखिए। तो ये 31 नंबर का क्वेश्चन है। इससे पहले 30 नंबर का क्वेश्चन तक मैंने क्लियर कर दिया था, उसके ऊपर मैंने वीडियो बना के अपलोड भी कर दिया। चलिए, देखिए दिखाया जा रहा है यहाँ पे कि द, ठीक है? ये एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि द का इंग्लिश में कोई मीनिंग उन नहीं होता है। द, इस चिन्ह को क्या कहा जाता है? सिंबल इज कॉल्ड, है ना? ये जो चिन्ह आपको दिखाया गया है, इस चिन्ह का नाम क्या है? इस चीज़ को क्या कहा जाता है ना? एक्सक्लेमेशन मार्क कहा जाता है, या क्वेश्चन मार्क कहा जाता है, या फुल स्टॉप कहा जाता है, या सेमी कोलन कहा जाता है? इसका सही जवाब क्या होगा? चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि इस चिन्ह को एक्सक्लेमेशन मार्क कहा जाता है। ठीक है? और क्वेश्चन मार्क के लिए क्या होता है? इस चिन्ह को कहा जाता है। ये आया आपका क्वेश्चन मार्क। फुल स्टॉप ये, फुल स्टॉप ये हो गया। ठीक है? उसके बाद जाके आपका, उसके बाद आपका आ गया फुल स्टॉप, ये हो गया जाके फुल स्टॉप। उसके बाद जाके सेमी कोलन। तो सेमी कोलन जो होता है ये इस तरीका से होता है। ठीक है? यानी ये दोनों मिलके सेमी कोलन का चिन्ह आता है। चलिए इसके ऊपर देख लेते हैं कितने तरह के कुछ हम जो है सिंबल को देख लेते हैं यहाँ पे किस सिंबल को क्या कहा जाता है। चलिए देखिए, ये जो टॉपिक आपका पंक्चुएशन मार्क, ठीक है, इसका हिंदी में कहा जाता है विराम चिन्ह, और उर्दू में नाम है इसका रमूज औकात। ठीक है? तो रमूज औकात ये आपका उर्दू में नाम आ गया। ठीक है? और मैंने यहाँ पे अब देखिए इसका यूज कहाँ पे किया जाता है। यहाँ पे लिखा गया ओनली, यानी सिर्फ यूज फॉर रिटर्न, यानी कि आप सिर्फ इसका लिखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आगे क्या लिखा हुआ ब्रैकेट के अंदर? नोट यूज, यूज नहीं करना है। किसमें नहीं करना है? स्पीकिंग में एंड रीडिंग में। यानी जब हम पढ़ते हैं तो उस समय हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे लिख दिया गया, यहाँ पे हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा कि राम इज अ बॉय, ठीक है? लास्ट में लगा दिया जहाँ पे। तो अब इसको हम पढ़ते वक्त ऐसे नहीं कहते कि राम इज अ बॉय फुल स्टॉप, है ना? ये इस तरीका से हम नहीं करते हैं। दूसरी बात है कि जब अगर हम बोलते हैं कि राम इज अ बॉय, तो लास्ट में हम ये नहीं लगाते फुल स्टॉप। यानी कि इसका मतलब है कि पंक्चुएशन मार्क का इस्तेमाल जो किया जाता है, यूज जो किया जाता है, वो सिर्फ लिखने में ही किया जाता है, पढ़ने और बोलने में नहीं किया जाता है। अब कुछ यहाँ पे मैंने आपका यहाँ पे इंग्लिश में नाम ले लिया है, किस चीज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं, अब कौन सा चीज यहाँ पे है। ठीक है? तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे एक नज़र, इसके ऊपर भी हम लोग देख लेते हैं। तो इंग्लिश में देखिए कोलन, जिस चीज़ को कोलन कहा जाता है उसको हिंदी में कहा जाता है अपूर्ण विराम, और उर्दू में वक्फा कहा जाता है। ये चिन्ह आपका हो गया जाके, इस चिन्ह को आपको कहा जाता है, ठीक है, वक्फा। उर्दू में, हिंदी में अपूर्ण विराम, और उर्दू में वक्फा कहा जाता है, इंग्लिश में कोलन कहा जाता है। सेमी कोलन, ठीक है, सेमी कोलन को कहा जाता है हिंदी में अर्धविराम, और उर्दू में राब्ता कहा जाता है। और ये आपका हो गया जाके यहाँ पे सेमीकोलन का निशान यहाँ पे आ गया। ठीक है? इस चिन्ह को कहा जाता है। उसके बाद देखिए आपका डैश, डैश को कहा जाता है हिंदी में निर्देशक, उर्दू में कहा जाता है खत। ये आपका आ गया जाके। ठीक है? इस चिन्ह को क्या कहा जाता है? आपको डैश कहा जाता है। उसके बाद कोलन एंड डैश, तो कोलन एंड डैश को हिंदी में कहा जाता है विवरण चिन्ह, और उर्दू में कहा जाता है तफसीलिया। ठीक है? ये आपका यहाँ पे दो गो लिखा गया, एक स्लेश दे के भी आपको लिखा गया। तो ये जो आप हिंदी और इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उर्दू में क्या करते हैं, क्योंकि उर्दू हम लोग इस तरफ से लिखते हैं, इसलिए हम लोग ये इस तरीका से जो करते हैं, तो ये इस तरफ से लिखा जाएगा। ठीक है? अब वही चीज़ अगर यहाँ पे ये जो राब्ता का जो इस्तेमाल किया जाता है, तो ये भी आप जान लीजिए कि उर्दू में इस तरीका से किया जाता है। उर्दू में रहता ऊपर और फिर जाके नीचे।
तब जाके ये राब्ता बनता। लेकिन हिंदी में क्या होता है, हिंदी इंग्लिश में आपका ऊपर में रहेगा स्टॉप, तब जाके नीचे से ऐसे रहेगा। तो ये चिन्ह आपका उर्दू में इस तरीका से, हिंदी में इस तरीका से, इंग्लिश में और उर्दू में उल्टा करके, यानी जो चीज़ नीचे रहता है वो ऊपर चला जाता है। उसके बाद देखिए कोमा। कोमा को अंग्रेजी में कोमा कहा जाता है और इसका हिंदी नाम है अल्पविराम। ठीक है? और इसके लिए उर्दू में सख्ता इस्तेमाल किया जाता है। ये आपका चिन्ह हो गया। ठीक है? तो ये आपका इस्तेमाल किया जाता है किस में? उर्दू में। हिंदी में आपको क्या करना है, हिंदी इंग्लिश के लिए ऐसे इस्तेमाल किया जाता है। यानी उल्टा एक तरीका से मतलब 6 की तरह, है ना? और इसको हम कह सकते हैं हिंदी में 9 की तरह ऐसे घुमा देते हैं। तो नीचे हिंदी इंग्लिश के लिए आपका ये वाला आ गया, उर्दू में इस तरीका से इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क्स, ठीक है? तो ये हो गया जाके विस्मया बोधक, है ना? और इसको उर्दू में हिंदी में तो ये कहा जाता है विस्मयादि बोधक, और इंग्लिश में एक्सक्लेमेशन, और उर्दू में कहा जाता है नदाफाया या फिजाइया, है ना? नदाइया या फिजाइया कहा जाता है। ये आपका चिन्ह हो गया। तो ये तीनों लैंग्वेज में ऐसे इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आ जाता है इंटोग्रेशन। तो इंटोग्रेशन यानी क्वेश्चन मार्क। इंटोग्रेशन का ही दूसरा नाम है क्वेश्चन मार्क, जिसको हिंदी में प्रश्नवाचक कहा जाता है, उर्दू में सवालिया कहा जाता है। उसका ये आ गया चिन्ह। तो ये ये हिंदी और इंग्लिश में ऐसे इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उर्दू में इसको उल्टा इस्तेमाल किया जाता है। ये इस तरीका से उर्दू में इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद देखिए फुल स्टॉप, या इसका एक नाम और भी है, पीरियड भी कहा जाता है फुल स्टॉप को। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे फुल स्टॉप का दूसरा नाम क्या है, पीरियड भी है। ठीक है? इसका दूसरा नाम हो गया, हिंदी में कहा जाता है पूर्ण विराम या विराम भी हम कहते हैं, और उर्दू में खात्मा कहा जाता है। ठीक है? ये आपका हो गया जाके आपका फुल स्टॉप। ठीक है? अब देखिए यहाँ पे 3 तरीका का लिखा गया। तो हिंदी में इंग्लिश में जो है ये इंग्लिश के लिए हो गया। ये आपका हिंदी के लिए हो गया। और ये आपका किसके लिए हो गया? उर्दू के लिए। ठीक है? ये आपका हो गया जाके उर्दू के लिए, और ये आपका हुआ हिंदी के लिए, और ये आपका किसके लिए था? इंग्लिश के लिए। तो इंग्लिश में फुल स्टॉप बुंदा लगता है, और इसको इसी को मतलब कि पूर्ण विराम कहा जाता है। तो ये आपका आ गया हिंदी के लिए, जो आपका खड़ा डंडा रहता है, और उसके बाद जाके आपका ये आ गया जाके आपका उर्दू में। ठीक है? चलिए आगे देखिए यहाँ पे ब्रैकेट। ब्रैकेट्स को आपको हिंदी में कहा जाता है, ब्रैकेट्स इंग्लिश वर्ड हो गया। हिंदी में कोष्टक कहा जाता है, उर्दू में कौसीन कहा जाता है, उर्दू में कौसीन। ये आपको 3 तरीका का है ना? छोटी मझली और बड़ी ब्रैकेट आपका आ गया जाके। ठीक है? चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ और भी मैंने यहाँ पे ले रखा है। तो आपको यहाँ पे देख लिया इन्वर्टेड कोमा या इन्वर्टेड कोमा या कोटेशन मार्क्स। ठीक है? यदि उद्धरण चिन्ह, है ना? उसके बाद जाके उर्दू में कहा जाता है इसको वाविन। ठीक है? तो ये आपका चिन्ह इस्तेमाल किया जाता है 2 तरीका का, यानी कि सिंगल भी रहता है, इसको कहा जाता है डबल इन्वर्टेड कोमा, इसको कहा जाता है सिंगल इन्वर्टेड कोमा। ठीक है? ये आ गया योजक चिन्ह, यानी हाइफन, उसके बाद जाके एपोस्ट्रोफिस एस। ठीक है? इसको भी वही चीज़ कहा जाता है, और उर्दू में इसको जो कहा जाता है हाइफन ही कहा जाएगा, और एपोस्ट्रोफिस एस को उर्दू में वही कहा जाएगा। और उसके बाद जाके ऑब्लिक या स्लेश। तो ऑब्लिक या स्लेश यानी तिर्यक रेखा। ठीक है? तो इसको हम ऑब्लिक या स्लेश कह सकते हैं। ठीक है? उसके बाद ये चिन्ह आपका हो गया जाके ऑब्लिक का या स्लेश का। ठीक है? ये आपका हाइफन हो गया, ये आपका एपोस्ट्रोफिस एस हो गया। तो एपोस्ट्रोफिस एस जो होता है आपका उर्दू में इस तरीका से लगता है, और हिंदी में सॉरी हिंदी और इंग्लिश में किस तरीका से लगता है एपोस्ट्रोफिस एस। ठीक है? वो आपको इस तरीका से लगता है। ठीक है? तो ये आपका एपोस्ट्रोफिस एस आपका हो गया, ये इंग्लिश में ही यूज किया जाता है। उसके बाद मार्क्स ऑफ ओमिशन। तो इसको कहा जाता है मार्क ऑफ ओमिशन, यानी जिसको हिंदी में लोप चिन्ह कहा जाता है, और इसको इंग्लिश में वही कहेंगे, मतलब उर्दू में भी आपका ये है। ये चीज़ आपको याद रखना है कि हर चीज़ का मतलब कि उर्दू नहीं होता है। तो आप अगर ऐसा यूजेस करना है तो फिर हमको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश वर्ड ही, बहुत सा चीज़ का उर्दू वर्ड जो होता है वो इंग्लिश में ही रहता है। ठीक है? ये आपका हो गया जाके, इसको कहा जाता है ना? ये डॉट डॉट यानी लोप चिन्ह, यानी कि छुपा हुआ चिन्ह, है ना? उसके बाद देखिए साइन ऑफ अब्रेविजन, है ना? साइन ऑफ है ना? अब्रेविजन, जिसको लाघव चिन्ह कहा जाता है। तो इसका उर्दू नहीं जानते हैं,
मतलब कि उर्दू नहीं है, और ये उर्दू में इस्तेमाल भी नहीं किया जाता है। ये आपका हो गया जाके, ये जीरो के तरह जो रहता है डॉक्टर, जैसे डॉक्टर लिखते हैं ना, तो ये जो आप लगा दिए तो इसको कहा जाता है लाघव चिन्ह हिंदी में। ठीक है, इंग्लिश में कहा जाता है साइन ऑफ अब्रेविएशन, है ना। उसके बाद जाके देख लीजिए अगला है कि अंडरलाइन, जिसको हिंदी में कहा जाता है रेखांकन चिन्ह, है ना। और इंग्लिश में उर्दू में हम कह सकते हैं अंडरलाइन ही कर सकते हैं, निशानदेही करने के लिए निशान हम लगा सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया जाके। तो ये थोड़ा लंबा रहता है, कोई लफ्ज लिखा हुआ रहता है उसके नीचे अंडरलाइन करने के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका कैरेट यानी हस्पद या त्रुटि बोधक बोधक। ठीक है, तो ये त्रुटि बोधक जो यानी इस तरीका से रहता है, ऊपर से जो है ना ऊपर से आप समझ लीजिए क्या बना हुआ रहता है, उल्टा भी, है ना। तो ये आपका रहता है किसी ऊपर के, तो ये हिंदी में इस्तेमाल किया जाता है प्रॉपर। और उसके बाद जाकर फिनिश मार्क यानी समाप्ति, फिनिश मार्क यानी कि समाप्ति सूचक चिन्ह, है ना। तो ये अब आपका जो फिनिश मार्क्स जो है आपका, इसको फिनिश मार्क्स भी कह सकते हैं। उसके बाद ये देखिए आपका ये भी फिनिश मार्क्स है, और इसको भी कह सकते हैं फिनिश मार्क्स यानी कंप्लीट कर दिया गया, और ये स्टार देके भी कर दिया जाता है कि हाँ आपका यहाँ पे से फिनिश हो गया। ठीक है, तो ये सारा चीज़ था आपको। अगर इस चीज़ का आपको चाहिए कि हाँ पीडीएफ मिलना चाहिए हमको, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आपको जुड़ना होगा, और वहाँ पे बताना होगा कि हाँ क्लास का आप पीडीएफ दीजिए इस क्लास का, तब जाके आपको पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर, कोई मतलब इसका चार्ज वार्ज नहीं है। सिर्फ चार्ज अगर देखा जाए तो बस एक अपना लाइक कर दीजिए, कमेंट अच्छा सा दवा लिख दीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर उसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल आपको किसी भी एग्जाम में अगर वो ग्रामर से पूछा जा रहा है क्वेश्चन, इंग्लिश ग्रामर से, तो वो वहाँ पे साबित मतलब आपको फायदा पहुंचा सकती है। यहाँ पे एक तरीका से समझिए तीनों लैंग्वेज को कंबाइंड करके बताया जा रहा है। अगर आप एक भी लैंग्वेज के जानकार है ना, तो फिर आपको अदर लैंग्वेज पढ़ने में आपको क्या आएगा, मजा आने वाला है। ठीक है, चलिए चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि, सॉरी 22 नहीं, 32 नंबर का है कि आइडेंटिफाई द पेसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। कि आइडेंटिफाई यानी पहचान करना है पेसिव वॉइस का, है ना, ऑफ द गिवन सेंटेंस। नीचे जो सेंटेंस दिया हुआ है उस सेंटेंस से क्या करना है, पहचान करना है पेसिव वॉइस का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक सेंटेंस लिखा हुआ है जिसका नाम है आपका ये एक्टिव वॉइस में है। अब यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है पेसिव वॉइस। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमको पहचान की अगर बात किया जाता है कि किस तरीका से करते हैं, चलिए पहले इसका हम आंसर लगा लेते हैं। पहले आप आंसर दीजिए इसका कि आपका आई हैव चीटेड बाय राम, या आई हैव बीन चीटेड बाय राम, या आई हैव ऑलवेज चीटेड बाय राम, या आई वाज बीइंग चीटेड बाय राम, है ना। चलिए क्या हो जाएगा इसका जवाब, इसका जवाब सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे किस तरीका के हमको इसको पहचान करना है। ठीक है, तो देखिए आपको आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले आपको देखना है कि जो टेंस है उसी को देखो। सबसे पहले क्या देखना, टेंस देखना है, टेंस देखना है। तो आपको देखना है कि आपका जो जो आपका ये जो है मतलब सवाल जो है वो किस टेंस से आया है। अगर आपको ये पहचानने के लिए, बनाने के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ अभी यहाँ पे कि किस तरीका से बनाया जाता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि जो टेंस है वो टेंस है कौन सा, सवाल किस टेंस का है। तो हमने यहाँ पे राम हैड चीटेड बाय मी यानी हेल्पिंग वर्ब से हम पहचान लिए कि ये जो टेंस है, ये जो पैसिव वॉइस है, सॉरी एक्टिव वॉइस है, ये प्रेजेंट टेंस है। किस टेंस का, प्रेजेंट टेंस का। अब ऑप्शन में देखिए प्रेजेंट टेंस कौन कौन सा है, तो ऑप्शन में यहाँ पे प्रेजेंट टेंस हेल्पिंग वर्ब से हैव और हैव ये तीन को तो प्रेजेंट है, एक तो आपका पास्ट है, तो ये आपका आंसर कभी नहीं हो सकता। चलिए एक यहाँ पे से समझ गया। एक तो पहला पॉइंट क्या करना है एक्टिव पैसिव के लिए कि जिस टेंस का है उसी को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे कि आपको देखना है
टेंस वाला चार्ट देखना है, तो है ना? तो टेंस वाला चार्ट आपको देखना है, तो टेंस में किस टेंस में मतलब कि बदलने के बाद क्या चीज आता है, ठीक है? तो आपको यहाँ पे कौन सा चार्ट देखना है? टेंस चार्ट देखना है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया है इसके बारे में, ये देखिए। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपको टेंस वाला चार्ट है ना, चेंजिंग एक्टिव वर्ब टू पैसिव में, तो ये आपको चेंज करने के लिए यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे क्या, कि हैज हैव हैड प्लस भी थ्री हो तो तब क्या आना चाहिए? तो हैड हैव हैड के साथ, हैव के साथ प्लस बिन प्लस भी थ्री आपका आना चाहिए। तो इस टेंस को आपका इसको पहचान होना चाहिए कि हाँ ये किस टेंस का है। दूसरा पे आपका यहाँ पे क्या पहचान होना चाहिए जो जिस टेंस का उसी का, उसके बाद टेंस चार्ट देखना था, है ना? क्या देखना था? टेंस चार्ट। तो टेंस आपका चार्ट देख लेना। देखने के बाद आप देख लीजिए यहाँ पे, तो अब यहाँ पे देखिए कि एक्स्ट्रा के तौर पे यहाँ पे बोला गया है, तो हैज वाले में तो बिन चाहिए। अब बिन तो किसी में है नहीं, इसका मतलब है कि ये भी बिन में नहीं है, ये भी सॉरी ये भी नहीं है, इसके अंदर भी बिन नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं हुआ। आपका आंसर यहीं पे से आपका निकल जाएगा, ठीक है? तो मैंने एक्टिव और पैसिव पहचानने के लिए मैंने 6 तरह की बात किया है। देख लीजिए यहाँ पे मैंने मेंशन आपको करके रखा आपके लिए, देखिए किस तरीका से, कितने अच्छे तरीका से मैंने पीडीएफ कंटेंट तैयार किया है सारे को, ठीक है? ये देखिए मैंने यहाँ पे कंटेंट में यहाँ पे लिख भी दिया है कि आइडेंटिफाई ऑफ द एक्टिव एंड पैसिव, है ना, ट्रिक्स। तो एक्टिव और पैसिव की पहचान कैसे करना है? तो सबसे पहले अगर वहाँ पे एक्टिव पे दिया हुआ है, तो पैसिव अगर आपको बनाना है तो देखिए जिस टेंस का है उसी को खोजें। पहला तो ये, तो इससे आप 1-2 गो ऑप्शन हटा सकते हैं। दूसरा है कि मेन वर्ब 3 को देखें, तो मेन वर्ब 3 तो क्योंकि पैसिव में मेन वर्ब 3 ही रहेगा, ठीक है? तीसरा पॉइंट था आपका कि टेंस चार्ट को देखना है, ठीक है? तो टेंस वाले चार्ट को आप देख लेते हैं वहाँ पे, तो फिर आप इसको यहाँ पे आपको देख लेना है। तो यानी कि आपका ऑप्शन धीरे-धीरे आप आंसर के पास पहुँच जाइएगा। आप डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर लगाने की कोशिश ना करें, ठीक है? इससे आपको क्या करना है, जब इस तरीका से आप प्रैक्टिस उसका करोगे तो आपके अंदर एक तरीका से समझिए कि नयापन आएगा। आप उसको अच्छे तरीका से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं और क्वेश्चन में से ऑप्शन को हटा सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट आंसर लगाते तो फिर वहाँ पे कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप अगर काम करते हैं तो फिर वो चीज़ आपके अंदर ज़्यादा ग्रोथिंग करेंगे, ठीक है? तो टेंस चार्ट देख लेंगे तीसरे नंबर का। चौथे नंबर की बात करें तो पर्सन चार्ट भी देखेंगे, है ना? ये देखिए मैंने पर्सन चार्ट भी यहाँ पे आपके लिए बना के रखा है ना, ये था। सब्जेक्ट रहता है तो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ये आपका पर्सन चार्ट हो गया। आपका यहाँ पे से इस्तेमाल किया जाता है कि आई रहेगा तो मी, यू तो यू, है ना? वी है तो अस होगा, दे देम होगा, ही से है ना, ही हिम, सी हर हो गया, इट का हो जाएगा, नेम का नेम ही रहेगा। ये पर्सन चार्ट भी आपको रखना है। चौथा उसके बाद एक तो 5वां पॉइंट आपको यहाँ पे दिया गया कि न्यू ऑब्जेक्ट से पहले बाय देखें, ठीक है? ये चीज़ भी आपको देखना है कि न्यू ऑब्जेक्ट से पहले बाय देखें, ठीक है? फिर उसके बाद आपका उत्तर लग जाएगा, यानी कि ये लास्ट स्टेप है। यहाँ से तो आप उत्तर लगाने की कोशिश कर कर के आप वहाँ पे क्या कीजिएगा, यानी कि ये आपका कुछ-कुछ सवाल के अंदर ऐसा स्टेप बन सकता है। नहीं तो आप 2 गो कंटेंट, आप 3 गो मुश्किल से आप 3 तक जाइएगा ना, 3 गो स्टेप फॉलो कीजिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। अब देखिए ना यहाँ पे से हम कै गो स्टेप फॉलो किए हैं, देखिए आप। कितना स्टेप मैंने फॉलो किया। देखिए पहला मैंने पहला किया कि जिस टेंस का उसी को ढूँढना। हैज़ आपका प्रेजेंट का था तो एगो ऑप्शन छँट गया मेरा, ठीक है? और ये सब था। उसके बाद जाके मैंने V3 देखा तो V3 यहाँ पे सभी में है ना? चीटेड चीटेड, है ना? ये भी तो V3 है, नहीं आ गया। तीसरा था आपका यहाँ पे तीसरा आपका था यहाँ पे V3 देखना था। इसके बाद जाके टेंस चार्ट देखना था। तो 3 स्टेप आपके पास आते ही क्या हो जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे टेंस चार्ट के अंदर बताया गया था कि हैज़ हैव रहेगा तो उसके साथ बिन आएगा एक्स्ट्रा के तौर पे। तो आप देखिए बिन सिर्फ़ इसी में ऑप्शन नंबर बी में है ये, इसलिए आपका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है? तो ये देखिए मैंने इसका इस तरीका से अभी मैंने यहाँ पे पहचानने का तरीका बताया। मैंने अभी आपको एक्टिव पैसिव किस तरीका से बनाया जाता है उसके बारे में मैंने
नहीं बताया। मैंने सिर्फ़ अभी पहचानने का तरीका बताया। इसमें थोड़ा-सा आपको पता होना चाहिए कि एक तरफ सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ये आपका रहता है एक्टिव वाला कंडीशन। जब इसको पैसिव में लाते हैं तो ये क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है और ये सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है। ये वर्ब जो रहेगा वर्ब ही रहेगा, लेकिन साथ में आपका मतलब वर्ब ही रहेगा, अभी थ्री इसको यूज़ करना है। ठीक है? एक्स्ट्रा के तौर पे बाय लगेगा। कोई ज़रूरी नहीं कि हर जगह आपको बाय ही लगेगा। ठीक है? तो किस कंडीशन में ऐसा है कि आपको बाय नहीं लग सकता? तो जब इम्पेरेटिव सेंटेंस रहेगा, तो वैसे कंडीशन में आपको बाय नहीं लगाना है, या आपको ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस के साथ आपको बाय का यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है? इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होता है जो मतलब किसी को कमांड देने के लिए, ऑर्डर देने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए जब हम कहते हैं, जैसे बोलते हैं प्लीज़ हेल्प मी, तो ये आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया जाके, है ना? अ, गिव मी अ पेन, है ना? तो ये आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया कि मतलब कि माँग रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, है ना? क्लोज़ द डोर, है ना? ऑर्डर दे रहे हैं, चाहे एडवाइस किसी को दे रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है? ये देखिए, मैंने आपके लिए यहाँ पे वचन के बारे में भी, मतलब वॉइस किसको कहा जाता है, यहाँ पे मैंने सारा कंटेंट आपका लिख के रखे हुए, आपको मतलब इसका वीडियो मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि हाँ, इस टॉपिक को एक्टिव और पैसिव के लिए अलग से वीडियो बना के समझाएँ कि किस तरीक़ा से बनाया जाता है। मैंने अभी सिर्फ़ यहाँ पे आपको पहचानने का ट्रिक बताया कि किस तरीक़ा से आपको पहचान के, छाँट के हटाना है। ठीक है? तो आपको इसके लिए 6 गो स्टेप फ़ॉलो करना था, जो आपको यहाँ पे मैंने मेंशन किया था, है ना? ये देखिए, 6 स्टेप को आपको मेंशन करना था। मैंने यहाँ पे सारा चीज़ इसका बना के चार्ट रखे हुए कौन-कौन सा कंडीशन है, और यह एक एक तरीका से समझिए कि आपका ईज़ी वे में, है ना? कि कुछ ऐसा मतलब कि वर्ड भी इस्तेमाल मतलब कि किया गया है, कि ऐसा नहीं कि सारा वर्ड आपका इंग्लिश में ही मतलब इस्तेमाल कर दिया गया। ठीक है? सारी चीज़ को देख लीजिए आप यहाँ पे, आपको लग रहा है ना यहाँ पे पैसिव वॉइस, है ना? पैसिव वॉइस को उर्दू में क्या कहा जाता है? फ़िल मजहूल कहा जाता है उर्दू में, हिंदी में कहा जाता है कर्मवाच्य, है ना? यानी वॉइस को वाच्य कहा जाता है, उर्दू में आवाज़ कहा जाता है, यानी उसके फ़ेल के अकॉर्डिंग लेके चला जाता है। ठीक है? मैंने सारा चीज़ यहाँ पे आपको कर दिया गया है। लेकिन अभी तो मैं आंसर क्वेश्चन करवा रहा हूँ, प्रॉपर इस पे टॉपिक नहीं। मैंने यहाँ पे सिर्फ़ ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बताया कि आइडेंटिफाई द पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस, कि पैसिव वॉइस की पहचान करना। तो पैसिव वॉइस की पहचान किस तरीका से करना है? 6 गो स्टेप को फ़ॉलो करना है। आपको 5 स्टेप फ़ॉलो करिएगा, छठा स्टेप आपको उत्तर लगा ही देना, आंसर आपका लग ही जाएगा, है ना? चलिए, ठीक है? अब हम चलते हैं कि अगला क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, ठीक है? अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका अ, चलिए, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 आपका क्या कह रहा है कि एंटोनियम ऑफ, है ना, टर्मिनेट इज़, कि टर्मिनेट का जो है आपका, है ना, दिया हुआ कि एंटोनियम ऑफ टर्मिनेट, टर्मिनेट का उल्टा यानी विलोम है। क्या है टर्मिनल का विलोम या उल्टा? है ना? चलिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 या 2 या सी, है ना? क्या हो जाएगा? चलिए, टर्मिनल का आपका एंटोनियम हो जाएगा बिगिन, है ना? टर्मिनेट, टर्मिनेट का आपका हो जाएगा एक तरीका से इसका विलोम जो आपका हो जाएगा बिगिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। बिगिन मतलब एक तरीका से समझ लीजिए शुरुआत हो गया, शुरू हो गया। टर्मिनेट मतलब एक तरीका से अंत कर देना, वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है? अब बात यहाँ पे से ये है कि ट्रिवल, है ना? तो ट्रिवल यानी ट्रिवल का मतलब होता है मामूली, है ना? मामूली, ठीक है? अगर इसका एक अपोजिट की हम बात करें तो हम ले सकते हैं इसका सीरियस, है ना? यानी कि, है ना? सीरियस, है ना? यानी गंभीर से, गंभीर, है ना? मामूली मामला या गंभीर मामला, इस तरीका से हम लोग ये वर्ड जो इस्तेमाल करते हैं बोलचाल में, तो वो देख लीजिए। तो है ना, ट्रिवल आपका, ट्रिवल का हिंदी में कहा जाता है मामूली, और इसका ट्रिवल का जो अपोजिट वर्ड हो जाता है वो सीरियस हो जाएगा। ठीक है? गंभीर हो जाएगा। उसी तरीका से आप यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में आपका लिखा हुआ है रिपेल। रिपेल कहा जाता है एक तरीका से विकर्षण को। ठीक है?
यानी कि एक तरीका से विकर्षण का मतलब होता है छटना, अलग होना, हटना, यानी कि एक तरीका से हम कह सकते हैं। और एक तरीका से मतलब दूर जाना, है ना? है ना? और इसका अपोजिट की अगर बात करें तो अट्रैक्ट हम ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? अट्रैक्ट, यानी क्या? आपका विकर्षण, यानी अपनी तरफ खिंचाव जिसको कहते हैं ना, ये आकर्षित हो जाएगा, है ना? विकर्षण तो वो आपका हो जाएगा रिपेल का, है ना? आकर्षित, ठीक है। उसके बाद देखिए इंसुलेंट, तो इंसुलेंट को आपको उर्दू में कहा जाता है, एक तरीका से समझिए ढीठ जो होता है ना? नहीं बोलता ये बच्चा बड़ा ढीठ किस्म का है ना? ढीठ, ठीक है। तो ये हो जाता है, इसका हिंदी आता है। इसका अगर अपोजिट की अगर हम बात करें तो हम्बल, हम्बल का मतलब होता है विनम्र, यानी कि मतलब कि उसके अंदर शांतिपूर्ण हो, है ना? मतलब ज्यादा मतलब कि ये नहीं होना चाहिए, है ना? विन, है ना? इसको हिंदी में हम बोल सकते हैं विनम्र, है ना? विनम्र यानी कि नरमपन हो इसके अंदर, ठीक है। ये आपका हो गया जाके, ठीक है। चलिए अब चलते क्वेश्चन नंबर 34 के ऊपर। 34 क्या कह रहा है? देखिए 34 में कह रहा है, यहाँ पे 34 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है आपका, चूज द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेलेक्ट करना आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फ्रॉम द, है ना, सेंटेंस, है ना? सेंटेंस से आपको सेलेक्ट करना है क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, है ना? ही हैड बीन द स्लीपिंग। तो ये आपको इस वाक्य से आपको मतलब सेलेक्ट करके देना है कि इसके अंदर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कौन सा है। ही हैज बीन द स्लीपिंग होगा, या आपका ही हैड स्लेप्ट हो जाएगा, है ना? या ही हैज स्लेप्ट हो जाएगा, है ना? या ही स्लिप्स हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब यहाँ पे कि आपका देख लिया यहाँ पे ही हैज बीन स्लीपिंग, या ये ऑप्शन सी या डी क्या होगा? आप पहले जवाब दीजिए तब हम बताएंगे इसके बारे में। चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 34 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे बताया गया था प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट की बात कहा गया, ठीक है। अब यहाँ पे से टेंस जो होता है आपका आ, 4 तरीका का आता है, जिसमें एक आता है इंडेफिनिट, है ना? तो एक आता पास्ट, पास्ट में चलिए प्रेजेंट हो गया, उसके बाद जाके फ्यूचर हो गया। तो आपको पता ही है ना? आपको पता है यहाँ पे, ठीक है, फ्यूचर को किस तरीका से पहचाना जा सकता है। फ्यूचर के लिए तो दो ही को वर्ड याद रखना है, यही से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा है, ठीक है। हाँ तो ये आपका हो जाता है इन फ्यूचर, यानी कि आपका विल सेल। अगर ये सिंपल सा सिर्फ विल सेल है, अब प्रेजेंट के लिए आप क्या ले सकते हैं? प्रेजेंट के लिए जैसे सिंपल सा इज, एम, और उसके बाद आर, ठीक है। ये आपका एक तरीका से समझिए इसको सिंपल टेंस। अगर इसके बाद अगर आपको मिलता है जाके नाउन मिलता है, तब जाके आपका क्या हो जाएगा? सिंपल टेंस होगा, ठीक है। अब पास्ट के लिए आपको याद ये रखना है, यानी कि ये वाज, वर्ड, जब इसके साथ आपका नाउन रहेगा तब, है ना, तब जाके सिंपल पास्ट आपका आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे से पता चल होना चाहिए, इसको सिंपल इंडेफिनिट टेंस को हम सिंपल टेंस भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? सिंपल टेंस। तो सिंपल टेंस की पहचान किस तरीका से किया जा सकता है? दूसरा मेन वर्ब से किया जा सकता है, दो। और ये इसके लिए प्रेजेंट के लिए क्या आ सकता है? प्रेजेंट के लिए आपका आ सकता है भी आपका 5, V5, ठीक है। और ये आपका देख लिया फ्यूचर सिंपल के लिए सिंपल सा, यानी खाली बी होना चाहिए या सेल होना चाहिए। जैसे ही विल गो, इसका मतलब है कि वो जो आपका फ्यूचर टेंस हो गया, सिंपल फ्यूचर टेंस या इंडेफिनिट फ्यूचर टेंस, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है कि जब आपका इज, एम, आर, उसके बाद जाके वाज वर, और उसके बाद जाके विल बी, है ना, विल बी, और सेल बी, इसके बाद अगर आपको भी फोर रहता है, तो इसका मतलब है कि ये कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आता है। इस टेंस को कहा जाता है कंटिन्यूअस टेंस। क्या कहा जाता है? कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है।
इसको कहा जाता है। तो आप हेल्पिंग वर्ब से आप पहचान सकते हैं कि पास्ट का कौन है, फ्यूचर का कौन है और प्रेजेंट का कौन सा है। तो ये कंटिन्यूअस टेंस होता है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे तो कंटिन्यूअस टेंस आ गया, जाके सिंपल देख लिया, कंटिन्यूअस देख लिया, अब आता है परफेक्ट टेंस। तो ये देखिए आपका, ये भी आपका यहाँ पे से समझिए कि अगर आपका हैज, हैव, हैड, हैड, इसके बाद अगर एक और ले सकते हैं ना, विल हैव, ठीक है, और उसके बाद जाके विल हैव या आपका सेल हैव, सेल, SHALL, सेल हैव, अगर इसके बाद आपको मिल जाता है नाउन तो इसका मतलब है कि ये आपका सैंपल है। अब उस सैंपल टेंस है, अब उसको आपको पहचान लेना है। जैसे बोलते हैं ना कि आई हैव अ पेन, तो आई हैव अ पेन, हैव के बाद देखिए हमने वहां पे एक नाउन का इस्तेमाल किया, इसका मतलब है कि आई हैव अ पेन ये आपका सिंपल टेंस के अंदर आता है। अब हेल्पिंग वर्ब से आपको पहचानना है कि वो पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है। फ्यूचर के लिए दो ही हेल्पिंग वर्ब विल या सेल का यूज होगा तभी फ्यूचर होगा। और आपका पास्ट के लिए आपका हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सा है, वो वाज है, वर है, हैड है और डिड है, ठीक है। और दूसरी बात ये भी है आपका, है ना। और ये जो इस्तेमाल किया जाता है कुछ हेल्पिंग वर्ब आपका, कुछ हेल्पिंग वर्ब आपका इस्तेमाल किया जाता है डू, डिड, डज, डू, डज, डिड। तो ये भी हेल्पिंग वर्ब आपका किसको दिखाता है, सिंपल को दिखाता है, यानी कि सिंपल टेंस होता है जिसका दूसरा नाम इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे, अब ये चीज रहेगी कि जैसे कि अगर ये इसी चीज के साथ ये यहाँ से यहाँ तक, अगर हम इसके साथ सर अगर हम V3 को लगा देते तब कौन सा टेंस हो जाएगा, तब इस टेंस का नाम पड़ेगा परफेक्ट टेंस। क्या पड़ेगा, परफेक्ट टेंस। तो अब हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर देना है, अलग कर देना है कि कौन सा परफेक्ट टेंस है, पास्ट है, फ्यूचर है या प्रेजेंट है। लेकिन जब अगर आपका अब एक टेंस बच जाता है जिसका नाम है परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या रहता है कि इसी के साथ एक्स्ट्रा में अब यानी कि इसी चीज को लेके आएंगे, और लेके आने के बाद जैसे हैज, हैव, हैड, विल हैव, सेल हैव, और उसके साथ हम बीन को जोड़ देंगे, बीन, अब प्लस जाके V4 लगा देंगे, और सॉरी V4 नहीं V3 लगा देंगे, तब ये बन जाएगा परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। ये V4 लगाएंगे, हाँ V4 लगाएंगे तो अगर मतलब कि हैज, हैव, हैड, बीन, हैव, इसके साथ बीन के साथ अगर हम V4 लगा देते हैं, सही से लिख देते हैं V4, अगर लगाते हैं इसका मतलब हुआ कि ये आपका क्या हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाता, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। तो ये चीज आपको यहाँ पे किस तरीका से टेंस को पहचाना जा सकता है वो मैंने बताया। टेंस को पहचानने के लिए आपको दो ही को चीज याद रखना है, एक तो रखना हेल्पिंग वर्ब याद रखना है ना, दूसरा आपको याद रखना मेन वर्ब। अगर ये दोनों को आप अच्छे तरीका से पहचानते हैं तो इसका मतलब है कि टेंस आपका डन है, यानी कंप्लीट हो गया। टेंस पहचानने वाला कॉन्सेप्ट यानी कि उस वो क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं हो सकता। सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब की पहचान होनी चाहिए और मेन वर्ब की पहचान होनी चाहिए किस कंडीशन में आपका, तो वहां से आप हर टेंस को, 12 तरह का टेंस जो आता है, यानी कि 3 प्रकार का टेंस है, तीनों प्रकार के टेंस का 4-4 पार्ट आता है, तो 4 तिया 12, 12 टेंस को अच्छे तरीका से आप समझ सकते हैं अगर आपका हेल्पिंग वर्ब क्लियर है और मेन वर्ब क्लियर है। और हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का आइडेंटिफिकेशन तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में काम आता है, ठीक है। ये आपको वहाँ पे भी आएगा, कंडीशनल सेंटेंस में भी वहाँ पे यूजेस आपका दिखा जाता है ना, वहाँ पे कई कंडे एक्टिव पैसिव में देखिएगा वहाँ नज़र आएगा, है ना? बहुत सा जगह इसको यूज़ किया जाता है। चलिए, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब तो मैं तो दे दिया था यहाँ पे, है ना? क्योंकि आप देखिए यहाँ पे, है ना? ही हैज़ बीन, तो देखिए हैज़ के बाद बीन आया, उसके बाद देखिए बोले थे ना अब V4 आ गया। इसका मतलब है कि ये क्या है, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। ही हैड, हैड के बाद V3, इसका मतलब है कि ये परफेक्ट टेंस है। तो कौन सा, हैड पास्ट का है तो पास्ट परफेक्ट टेंस, है ना।
उसके बाद देखिए क्या ही हैज, ये प्रेजेंट का है यानी प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, है ना। ही स्लीप्स, है ना। तो यहाँ पे प्रेजेंट का ही पूछा गया था, पास्ट का लिख दिया गया था, ही हैड बीन स्लीपिंग, यानी ये था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसका पूछा था कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होगा, तो ही स्लीप्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन 35 नंबर का क्या है। 35 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है आपको कि सैनोनियम्स ऑफ इन्फेंट इज, इन्फेंट का सैनोनियम है, तो इन्फेंट का सैनोनियम क्या होगा वो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 1 बेबी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इम्प्रूव, है ना, इम्प्रोल, है ना, ऑप्शन नंबर 3 आपका ट्रिबल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका एलो हो जाएगा। चारों में से क्या है आपका सही जवाब बताइए। चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब हो जाएगा, है ना। इन्फेंट का मतलब भी आपका क्या हो जाता है, शिशु होता है, यानी जिसको आ, बच्चे को बोला जाता है, और वही बेबी का मतलब भी वही हो जाएगा। आपका सही जवाब ये हो जाएगा। सैनिम का मतलब होता है एक जैसा मीनिंग, तो ये दोनों का मीनिंग सेम ही होगा, शिशु। उसके बाद आपका देखिए इम्प्रूल, तो इम्प्रूल का अगर हम मीनिंग देखें तो ये इम्प्रूल एक तरीका से समझिए प्रार्थना करना या भीख मांगना, है ना। तो इसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं बिग। बिग मतलब बिगर मतलब भिखारी, बिग मतलब मांगना एक तरीका से, है ना। तो ये आप इसको, है ना, तो ये बिग, बी ए जी बिग, बिग भी और बी ए जी बेग भी पढ़ा जाता है ना। और बी ए जी बेग इस तरीका से, तो उस वर्ड को भी किस तरीका से पढ़ा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, उसके ऊपर भी मैं अगले सेशन में उसको लेके आऊंगा। ठीक है, यानी कि भीख मांगना, भीख मांगना। ठीक है, है ना। टेरिबल का, टेरिबल को हिंदी में कहा जाता है एक तरीका से समझ लीजिए भयंकर। क्या कहा जाता है, भयंकर। टेरिबल का मतलब होता है भयंकर, जिसको खतरनाक कहते हैं, भयंकर। और इसके लिए हम ले सकते हैं, है ना, ऑफुल ले सकते हैं ना, ऑफुल। उसके बाद देखिए अलाउ, अलाउ का मतलब क्या हो जाता है आपका अनुमति दे देना, है ना, अनुमति, अनुमति देना। तो अलाउ का मतलब हो गया अनुमति देना, यानी कि हम इसको कह सकते हैं एक तरीका से परमिट कर सकते हैं, परमिट, है ना। तो परमिट इसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं सिनोनिम्स वर्ड, है ना। तो वैसे आपको जिस तरीका से हिंदी उर्दू हिंदी के अंदर 4-5 गो आपको सिनोनिम्स वर्ड याद रहता है, वैसे आपको कोशिश करना है इसको भी करने के लिए। ठीक है, चलिए अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कर ले, और एक अच्छा सा कमेंट्स कर दीजिए, और उसके बाद जाके आपको एक लाइक दबाना नहीं भूलें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 का सॉरी 36 का। 36 का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि इफ आई डिडेंट वर्क सो हार्ड, है ना, कि अगर मतलब कि मैं इतना मतलब कि कठिन काम नहीं करूं, यानी इतना मेहनत नहीं करूं, काम नहीं करूं, हार्ड वर्क नहीं करूं, तो आई डैश टू बेड अर्ली, मैं बिस्तर पे जल्दी चला जाऊंगा, मतलब एक तरीका से बीमार हो जाऊंगा। सेंस इसका निकल के ये चीज आ रहा है। अब यहाँ पे से सबसे बड़ी बात है कि आपको एक चीज यहाँ पे ये भी होना चाहिए कि अगर आपका जो चीज दिया हुआ है तो उसको पहचानने के लिए सवाल आपके पास आता है, तो आपको पहचानने के लिए आना चाहिए कि ये सवाल किस टॉपिक से है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो सवाल था आपका कंडीशनल सेंटेंस से था। कौन सा टॉपिक था, कंडीशनल, है ना। तो कंडीशनल सेंटेंस से आपका ये सवाल है ना। कंडीशनल सेंटेंस उसको कहा जाता है कि एक कार्य जो है डिपेंड करता है दूसरे कार्य पे, यानी कि एक कार्य रुका हुआ रहेगा, जब तक अगला कार्य नहीं होगा तब तक सेंस आपको नहीं दे सकता। जैसे यहाँ पे देखिए अगर लिखा गया यहाँ पे कि आई डिडेंट, है ना, इफ, अगर आई डिडेंट वर्क सो हार्ड, अगर मैं इतना काम नहीं करूं, है ना, तो मैं क्या हो जाऊंगा, नहीं करूं। तो अब अगर इतना हार्ड वर्क नहीं करूंगा, यानी काम नहीं करूंगा, अब चुप हो जाए यहाँ पे, तो आगे तो समझ में नहीं आया ना। तब आपको बताना पड़ेगा कि हाँ हार्ड वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, है ना। तो मेहनत जब करेंगे तब जाके हम क्या होंगे, इतना जल्दी बिस्तर को नहीं पकड़ सकते, मतलब बीमार नहीं हो सकते। तो आपको यहाँ पे
ये सेंस दे रहा था, तो कंडीशनल यही हुआ। अब इसके साथ क्या यूज किया जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 विल गो या वुड गो होगा या विल नॉट गो होगा, उसके बाद या वुड नॉट गो होगा। आपका सही जवाब इसमें क्या हो जाएगा? चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका सही जवाब होगा वुड नॉट गो, है ना? क्या हो जाएगा? वुड नॉट गो। ये कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस का जो आपका टाइप होता है, आपको वहां पे क्या करना है कि आपका यहाँ पे से किस तरीका से किसके जगह पे कौन सा चीज आपको देखिए, एक टाइप होता है जिसको आपको कहा जाता है जीरो कंडीशनल। तो जीरो कंडीशनल में इफ जो रहता उसके बाद जाके प्रेजेंट सिंपल रहता, प्रेजेंट सिंपल कोमा, फिर यहाँ पे आपको प्रेजेंट सिंपल ही होगा, यानी प्रेजेंट सिंपल बोलिए या इंडेफिनिट टेंस बोलिए या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलिए या सिंपल बोलिए। अब ये जीरो कंडीशनल किसको कहा जाता है? यानी कि वो सेंटेंस होता है जो सच होता है, ठीक है। और हिस्ट्रिकल यानी ऐतिहासिक जो आपका सेंटेंस रहता है, वैसे कंडीशन में आपको क्या करना है, उसको आपको मानना है कि हाँ ये जो आपका जीरो कंडीशनल के अंदर आ रहा है। तो ये फॉर्मूला है उसका। कैसा फॉर्मूला है? फॉर्मूला है जीरो कंडीशनल का, ये चीज रहता है आपका, ठीक है। और उसके बाद जाके फर्स्ट कंडीशनल आता है, सेकंड कंडीशनल आता है, थर्ड कंडीशनल आता है। तो चार टाइप के कंडीशनल शब्द कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, चार टाइप के, ठीक है। जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल। इसमें एक आता है प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा आपका आता है पास्ट परफेक्ट के अंदर आता है, ठीक है। आपको यहाँ से आप सही तरीका से आप देख सकते हैं। ये देखिए, आपका यहाँ पे था कौन सा था? जीरो कंडीशनल सेंटेंस के बारे में फॉर्मूला आप यहाँ पे देखिए, स्ट्रक्चर बना दिया गया कि इफ प्लस प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट टेंस, है ना? ये आपका फॉर्मूला आ गया। अगर प्रेजेंट है और वो चीज क्या होना चाहिए? इट्स यूज फॉर द हैबिचुअल एक्शन, यानी कि आदत वाला जो काम है, या हिस्टोरिकल फैक्ट, या ऐतिहासिक सच है, या यूनिवर्सल ट्रुथ, यानी कि जो आपकी प्रकृति की सच है, प्रकृति का जो चीज सच है, उसके साथ बताया जा रहा है कि वो सेंटेंस को हम बोलेंगे कि आपका जीरो कंडीशनल सेंटेंस है। और ऐसी कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है कि एक तरफ आपको प्रेजेंट टेंस रखना पड़ेगा, है ना? दूसरे साइड भी आपको प्रेजेंट टेंस ही रखना पड़ेगा। इसके लिए यही है, दूसरा कोई कंडीशन नहीं है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि इफ स्टूडेंट्स, अगर विद्यार्थी मिस एन एग्जाम, अब एग्जाम को छोड़ देता है, तो द प्रोफेसर फेल्स देम, यानी कि प्रोफेसर उसे फेल कर देगा। तो ये बात तो सही है ना, कि सच बात है कि नहीं? अगर कोई एग्जाम स्टूडेंट एग्जाम देता ही नहीं है, तो जो कॉपी जांच करेगा, चाहे वहाँ का जो इंचार्ज होगा, है ना, जो प्रोफेसर होगा, तो उसको फेल ही कर देगा। ये बात तो सच है ना? तो आप देख लीजिए, ये प्रेजेंट टेंस ही है ना, V1 का इस्तेमाल किया गया है, V1 है ना? ये आपका क्या होगा? V5। ये भी आपका प्रेजेंट के V1 V5 दोनों प्रेजेंट का ही आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इट बॉइल्स, ये मतलब कि उबाला जाता है ना, मतलब हीट होता है एक तरीका से, है ना। अब देखिए यहाँ पे कंडीशनल क्या बोला कि इफ यू हीट वाटर, अगर आप पानी को गर्म करते हैं, कितना डिग्री पे? 100 डिग्री पे, तो ये क्या होगा? इफ बॉयल, ये मतलब उबलने लगेगा। ये बात सही है कि अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर पानी को आप गर्म कर रहे हैं हीट पे, तो आपका पानी क्या करने लगेगा? खौलने लगेगा, उबलने लगेगा, ठीक है। तो ये बात भी सच है, इसलिए यहाँ पे इस तरीका से ये हो गया। उसके बाद देखिए नीचे में एक ये एग्जाम्पल और है कि इफ, है ना, इफ अगर यू डोंट स्लीप, अगर आप नहीं सोते हैं, तो यू फील ट्राइड, तो आप महसूस करोगे, थका हुआ महसूस करोगे। ये बात सही है, अगर आप नींद नहीं लेते हैं ना, तो आपको थका हुआ फील होगा। इसलिए क्योंकि ये भी फील जो स्लीप जो है, एक तरीका से समझिए कि हर जानदार के लिए जरूरी है ना। जिस तरीका से पानी जरूरी है इंसान के लिए, खाना जरूरी है, वैसे ही नींद जरूरी है, ठीक है। तो ये बात भी सच है कि इफ यू, है ना, इफ यू डोंट स्लीप, अगर आप नहीं सोते तो यू फील टायर्ड, आप जो क्या महसूस करोगे? थकान महसूस करोगे,
ठीक है, ये था जीरो कंडीशन। उसी तरीका से यहाँ पे फर्स्ट कंडीशनल के बारे में कि आपका फर्स्ट कंडीशनल क्या रहेगा, सिंपल प्रेजेंट रहेगा एक सेंटेंस, दूसरे का रहेगा फ्यूचर। तो ये चीज़ आपको देखना है कि इसमें V1 या V5 रहेगा, तो आपको इसमें से कोई एक सेलेक्ट करके देना है, विल होगा, कैन होगा या मे, तो इसी में से कोई एक रहेगा। ऐसा नहीं कि तीनों आपका साथ रहेगा, लेकिन साथ में आपको V1 लगाना है। तो ये आपको फॉर्मूला याद कर लेना है, तो आप कंडीशनल सेंटेंस को पहचान सकते हैं। तो आपको याद ये रखना है कि पहला कंडीशनल सेंटेंस में क्या था, जीरो वाले में था यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में, यानी कि सिंपल मतलब प्रेजेंट टेंस रहेगा, फिर प्रेजेंट टेंस रहेगा इफ के बाद। उसके बाद फर्स्ट कंडीशनल में क्या आ रहा है कि इफ रहेगा, सिंपल प्रेजेंट रहेगा, सिंपल फ्यूचर रखना फर्स्ट वाले में, ठीक है। सेकंड वाले में क्या कह रहा है कि सिंपल पास्ट रहेगा और उसके साथ कुड वुड माइट प्लस V1 का यूज करना है, जिसको आपका पास्ट रहेगा। पास्ट को पहचानना पड़ेगा कौन सा टेंस का, तभी पता चलेगा आपका। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस क्या कह रहा है कि आपका पास्ट परफेक्ट रहेगा और उसके साथ कुड हैव या वुड हैव या माइट हैव, और उसके साथ V3 को आपको लगाना पड़ेगा। तो ये जो आपका यहाँ पे पूछा गया था, तो आपको पहचान होना चाहिए कि ये सेंटेंस है कौन सा। अब देखिए यहाँ पे हम पढ़ते हैं, यहाँ पे इफ आई डिड, तो ये जो डिड जो आता है ना, ये सिंपल पास्ट में आता है। किसमें आता है, सिंपल पास्ट में आता है, सिंपल पास्ट में। तो इसका मतलब जब सिंपल पास्ट है, तो सिंपल पास्ट अपने साथ किसको ले रहा था, अपने साथ ले रहा था, या वो ले रहा था, किसको ले रहे थे आप, वो जो ले रहे थे वुड को ले रहे थे, या तो आपको कुड को ले रहे थे, या माइट को ले रहे थे। तीनों में से कोई एक, है ना, ये नहीं कि तीनों ले लेना है। तीनों अगर आप बना रहे सीख रहे तो वहां पर से ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। अगर ऑप्शन में तीनों दिया होता तो नन ऑफ मतलब कि ऑल हो जाएगा इसका मतलब। अब उसके बाद क्या था, V1 का इस्तेमाल किया जाएगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पे, तो सिंपल ये पास्ट है, तो इसका मतलब है कि कुड होगा, वुड होगा या मैट होगा। तो आप बताइए विल होगा कभी नहीं, विल वाला होगा कभी नहीं होगा। अब ये वुड गो और यहाँ पे वुड नॉट गो, तो यहाँ पे देखिए निगेटिव सेंटेंस इस्तेमाल किया गया था ना, तो इसलिए यहाँ पे हमको भी नेगेटिव सेंटेंस इस्तेमाल करना था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे से दो कंडीशन, यहाँ पे जीरो कंडीशनल आ गया जाके, यानी कि आपका प्रेजेंट रहेगा टेंस, प्रेजेंट टेंस। उसके बाद जाके आपका जीरो कंडीशनल किसको कहेंगे, जो सच होगा, जो ऐतिहासिक सच होगा, या आपका जो प्रकृति का जो सच है उस चीज के साथ लगाना है। सिंपल कंडीशनल क्या होगा कि अगर इफ के बाद अगर आपका सिंपल प्रेजेंट है, तो फिर आपको क्या लगाना है, कोमा के बाद आपको लगाना पड़ेगा वहां पे सिंपल फ्यूचर लगाना पड़ेगा, यानी विल वाला आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद देखिए सेकंड कंडीशनल में क्या था, इफ के बाद अगर आपको मिलता है क्या चीज, आपको मिलता है सिंपल पास्ट मिलता है, तो इसका मतलब है कि फिर आपको क्या लगाना, हाँ। तो ये इसके साथ आपका क्या क्या आ रहा था, इसके साथ आता है, पास्ट के लिए आता है यहाँ पे कैन आएगा, कुड सॉरी कैन आएगा, मे आएगा, है ना, विल भी आएगा, तीन गो चीज यूज किया जाएगा। उसी तरीका से इसके लिए जब सिंपल पास्ट रहेगा, तो हम यहाँ पे सिंपल आपका क्या करेंगे, सिंपल जब पास्ट रहेगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पास्ट को पास्ट में ही रखेंगे, सिंपल पास्ट में ही रखेंगे, है ना, सिंपल पास्ट में रखेंगे। तो इसके लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, या तो आप वुड लगा दीजिए, या आपको कुड लगा दीजिए, या आपको क्या करना है, माइट लगा देना है। ठीक है, माइट लगाना साथ में V1 का इस्तेमाल करना, ये कंडीशन में यहाँ पे क्या था, यहाँ पे भी V1 का इस्तेमाल ही करना है, ये कंडीशन था। थर्ड कंडीशनल के लिए क्या था कि अगर इफ के बाद आपको क्या लिखना चाहिए, है ना, पास्ट परफेक्ट पास्ट, है ना, तब इसके साथ आपको क्या लगाना था यहाँ पे, तो फिर आपको यहाँ पे भी क्या लगाना था, सिंपल पास्ट के लिए, तो वो आपको भी इसके साथ क्या लगाना था, V3 का यूज तो करना ही करना था, है ना, यानी कि पास्ट ये आपका तो परफेक्ट आप लगा दीजिए, पास्ट परफेक्ट, है ना, परफेक्ट पास्ट टेंस, है ना, आपका यूज होगा, है ना। तो ये इस तरीका से आपका ये देख लीजिए, यहाँ पे मैंने सारा चीज मेंशन आपको करके रख दिया। सॉरी अगला क्वेश्चन पे चले गए थे ना, हाँ। तो इसके साथ आपको एक्स्ट्रा के तौर पे हैव तो लगाना है, कुड हैव मेट हैव का यूज करना है। तो ये आपका फॉर्मूला आपको याद रख लेना है कि अगर सिंपल अगर पास्ट परफेक्ट रहेगा तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना है, क्या लगाना। तो ये जैसे कि ये गया इफ, है ना, कि अगर इफ सी हैड इनवाइटेड मी, कि अगर वो मुझे बुलाती है, बुलाती है,
तो क्या हो जाएगा, तो मैं क्या करूँगा, पार्टी में जाऊँगा। तो जब बुलाएगा ही नहीं तो तब मैं क्यों जाऊँगा, है ना? तो ये चीज़ बताया गया। और इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी बना सकते हैं, वुड गॉन पार्टी, वुड लगा के, कुड लगा के, मैट लगा के, ये तीनों सेंटेंस ठीक है ना? अगर ऑप्शन में तीनों आता तो इसका मतलब है कि नन ऑफ, ये सॉरी ऑल ऑफ हो जाएगा, ठीक है? यानी कि ऑल हो जाएगा, सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके ऊपर अगर ये है ना, मैंने सारा चीज़ यहाँ पे मेंशन यहाँ पे करके रखा है, क्योंकि प्रैक्टिस यहाँ पे कर रहे हैं तो हर चीज़ यहाँ पे आ, बताना ये नहीं है। प्रैक्टिस पे जो है मतलब ज़्यादा डीपली नहीं जा सकते ना, इसलिए। चलिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 37 है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 37 में आपको क्या कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 37 का आपका देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि नाइदर दे नोर। इसका मतलब हो गया ना तो वो और ना मैं, है ना? दैट्स गिल्टी ऑफ द एक्ट, है ना? यानी कि ना तो वो ना तो मैं, यानी कि ना वो ना मैं, है ना? इस एक्ट के तहत मैं दोषी नहीं हूँ, दोषी हूँ, दोषी नहीं हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे क्या आ जाएगा सही जवाब? आर आ जाएगा, इज आ जाएगा, एम आ जाएगा, हैव आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका? चलिए ये देखिए आपका ये जो सेंटेंस, ये जो आपका सेंटेंस है, सवाल जो आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आपका यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है, ठीक है? तो नाइदर नोर, तो नाइदर नोर जब भी आपको दिखे तो आपको नज़दीक वाला आपको क्या करना, सब्जेक्ट देखना है। तो नज़दीक वाला एम है और एम के साथ तो आर लगता नहीं, इज लगता नहीं है ना? हैव लगता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे किस चीज़ का बात हो रहा था, है ना? प्रेजेंट की बात हो रही, तो परफेक्ट में तो लेके चलना नहीं, इसलिए आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी, ये आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? वैसे यहाँ पे हैव भी आपका बन सकता है, क्योंकि है इसके साथ ये भी जाता है, नियरेस्ट के साथ यहाँ पे ये कर सकते हैं, तो दोनों ऑप्शन को यहाँ पे हम ले सकते हैं, ठीक है? इसको स्टार रख लेते हैं, इस पे बात कर लेंगे, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर अब 38 देख लेते हैं, 38 क्या कह रहा है। ये देखिए यहाँ पे सारा चीज़ यहाँ पे बता दिया गया था कि सब्जेक्ट क्या चीज़ होता है ना? और इसको एक तरीका से समझिए आसान वे में पीडीएफ तैयार किया गया, जहाँ पे देखा गया है कि हाँ यहाँ पे हार्ड वर्ड इस्तेमाल किया जा सकता है, तो फिर वहाँ पे मैंने क्या किया, उस चीज़ को छोड़ दिया है, वहाँ पे सिर्फ सिंपल सा डाटा लिख के तैयार कर दिया गया। चलिए देख रहे हैं ना, यहाँ पे वही चीज़ था ना यहाँ पे अभी, ये दोनों चीज़ आपका आंसर हो जाएगा। आंसर अगर देखा जाए तो दोनों को हम मान सकते हैं, ठीक है ना? चलिए यही चीज़ देखिए यहाँ पे मेंशन भी किया गया है, ना तो ये ना ये तो हुआ है ना? तो ये देखिए आपका यहाँ पे क्या आ जाता है, ले लीजिए एक तो प्रैक्टिस भी देख लेते हैं। नाइदर ना तो रोहन नोर श्याम, ना तो रोहन ना तो श्याम, है ना, कम आया। तो अब देखिए यहाँ पे श्याम, श्याम आपका नजदीक वाला देखना था ना, तो श्याम आपका सिंगुलर है, इसलिए हेल्पिंग आपका ये आ जाएगा, ये आपका हैव नहीं होगा यहाँ पे। उसके बाद देखिए क्या लिखा, आइदर, है ना, रानी, या या तो रानी, या हर पेरेंट्स, तो उसके पिता, है ना, हैज कम हियर। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो उसके पेरेंट्स, तो पेरेंट्स जो आपका होता है, तो पेरेंट्स किसको कहा जाता है, पेरेंट्स के अंदर आपका फादर भी आता है और मदर भी आता है ना? इसका एक से ज्यादा हो गया, इसलिए ये नहीं होगा बल्कि हैव का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद देखिए हैज हैव, या तो हैज होगा या तो हैव, हर फ्रेंड्स यानी उसके दोस्त, और यानी कि और हर कजन यानी कि उसके दोस्त और उसके भाई बहन, सतीला सतीला चचेरा मचेरा जो भाई बहन होता है उसी को कजन कहा जाता है। तो आप देख लिया इसके नज़दीक में क्या, हर फ्रेंड्स, एक से ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे हैव का इस्तेमाल होगा, ना कि हैज का इस्तेमाल होगा। तो आपको नियरेस्ट सब्जेक्ट देखना है, उसके अकॉर्डिंग तब सेलेक्ट करना है यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। 38 हमारा क्या कह रहा है कि अ मैन हु, है ना, हैज मैरिज, यानी कि जो आदमी शादी से नफरत करता है उसको क्या कहा जाता है, वन वर्ड, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन।
कि जो आदमी यानी जो इंसान शादी से नफरत करता है ना, अ मैन हु हेट्स मैरिज, जो शादी से नफरत करता है उसको क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है, आपको आप कहा जाता है मिसओगेमिस्ट, है ना? या आपको कहा जाता है मिसोग, है ना? मिसओगेनिस्ट कहा जाता है, या आपको कहा जाता है फिलैंथ्रोपिस्ट कहा जाता है, या आपको इमेकुलेट कहा जाता है। तो ये चारों ऑप्शन में से क्या कहा जाएगा? पहला ऑप्शन यहाँ पे यह है मिसोगेमिस्ट या मिसोगेनिस्ट, है ना? यहाँ पे मिस्ट, यहाँ पे निस्ट, है ना? यहाँ पे क्या फिलैंथ्रोपिस्ट, है ना? या इमेकुलेट, ये चारों में से क्या हो जाएगा? चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, आपका सही जवाब हो जाएगा। जो शादी से नफरत करता है जो इंसान, यानी जो आदमी, उसको कहा जाता है, आपको मिसोगेमिस्ट कहा जाता है। ठीक है? अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि जो मतलब उसका मिसोगेनिस्ट किसे कहा जाता है? तो ये जो होता है ना, यानी कि जो एक तरीका से समझिए कि जो आदमी जो है ना, मतलब कि औरत से नफरत करता है, जो औरत से नफरत करता है, वन हु वन हु हेट्स वुमेन, जो औरतों से नफरत करता है उसको कहा जाता है। फिलेंथ्रोपिस्ट किसको कहा जाता है? तो फिलेंथ्रोपिस्ट के लिए होता है कि जो पर्सन जो मतलब कि प्यार करता है किसी मतलब कि एक तरीका से दयालु आदमी जो होता है, रहमदिल इंसान से जो प्यार करता है, उसको कहा जाता है। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि अ पर्सन अ पर्सन हु लव्स, है ना, काइंड मैन, है ना, ये मैन काइंड, काइंड मैन, मैन काइंड, ठीक है? तो यानी कि जो रहमदिल इंसान से प्यार करता है उसको कहा जाता है है ना, फिलेंथ्रोपिस्ट कहा जाता है। इमेक्युलेट किसको कहा जाता है? यानी कि एक तरीका से समझिए कि जो पर्सन जो मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, प्योर और क्लीन हो, यानी एक तरीका से समझिए, बोल सकते हैं कि मतलब साफ सुथरा, साफ सुथरा ये नहीं कि हाँ मतलब चेहरे से या इससे, यानी दिल का साफ हो, मतलब कोई गुनाह उना नहीं किया, तो उसको हम बोल सकते हैं ना प्योर और मतलब क्लीन। तो हम बोल सकते हैं कि a person, है ना, हु इज, है ना, प्योर एंड क्लीन, है ना, तो उसको कहा जाता है इमेक्युलेट कहा जाता है। ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहा जाता है 39 नंबर का क्वेश्चन है, विच इज द ट्रांजिटिव वर्ब इन दिस ऑप्शन? तो इस ऑप्शन में ट्रांजिटिव वर्ब मतलब कि कौन सा है? ऑप्शन नंबर एक है राजू इज प्लेइंग, ही लाव्स, अहमद इज स्लीपिंग, और सीता इज गोइंग टू मार्केट। ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में पूछा जा रहा है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, या दो, या तीन, या चार, क्या हो जाएगा? चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब किसको कहा जाता है? ट्रांजिटिव वर्ब होता है कि विद ऑब्जेक्ट, इसके साथ क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट, यानी कि जिसके साथ ऑब्जेक्ट रहता है उसको कहा जाता है ट्रांजिटिव वर्ब। विदाउट ऑब्जेक्ट के को कहा जाता है विदाउट ऑब्जेक्ट, यानी कि जिसके पास ऑब्जेक्ट ना हो उसको कहा जाता है इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। अब देख लीजिए यहाँ पे से, राम इज प्लेइंग, राम खेल रहा, तो यहाँ पे तो कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, है ना। ही लाफ्स, उसके बाद जाके नहीं, ये भी आपको एक चीज यहाँ पे ये रखना, राम इज प्लेइंग,
है ना, राम खेल रहा, ही लाफ्स, है ना। तो यहाँ पे भी आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिला, यहाँ भी ऑब्जेक्ट नहीं मिला, अहमद इज स्लीपिंग, ऑब्जेक्ट नहीं मिला, ही इज गोइंग टू मार्केट, है ना। तो आप देखिए यहाँ पे ये जो मार्केट आपका ऑब्जेक्ट था, जिसके साथ ऑब्जेक्ट रहता उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है, जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं रहता है उसको कहा जाता है इंट्रांजिटिव वर्ब। यानी कि आपको ये भी सेंस यूज किया जा सकता है पॉसिबिलिटी के लिए, अगर ऑब्जेक्ट की पॉसिबिलिटी भी है, यानी कि संभावना है कि वो हो सकता है, जैसे कि हम यहाँ पे लिख दिए ही रीड्स। तो यहाँ पे अब पूछा जाए ये कौन सा ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो हम बोल सकते हैं इसको ट्रांजिटिव वर्ब। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, ही रीड्स पढ़ता है, तो क्या पढ़ेगा, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे पढ़ रहा है ना, संभावना दिखाया जा रहा है ना, किताब पढ़ेगा, तो ये तो किताब है ना, बुक, ही रीड्स अ बुक, है ना, वह किताब पढ़ता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका चला आया, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे बोले ही रन, सॉरी ही रन्स, और यू एन एस रन्स, वह दौड़ता है। तो अब बताइए यहाँ पे संभावना है ऑब्जेक्ट का आने का, वह दौड़ता है, कोई संभावना ही नहीं है। तो इसको हम बोलेंगे क्या है ये आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन अगर जिसके पास आपका वर्ब रह गया, ऑब्जेक्ट आ गया, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, आपको ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब बेस्ड ऑन द यूज ऑफ ऑब्जेक्ट विथ द वर्ब। कहने का मतलब यहाँ की कर्म के आधार पे जो ना वर्ब को दो पार्ट में भागा गया, जिसका एक का नाम है ट्रांजिटिव वर्ब, जिसको हिंदी में सकर्मक क्रिया कहा जाता है, फेल मुतादी उर्दू में कहा जाता है। ये सारा चीज आपका यहाँ पे से आ गया है, ठीक है। ऑब्जेक्ट विद द वर्ब, है ना। अब यहाँ पे इसका देखिए पॉइंटेज बता दिया गया है ना क्या लिखा हुआ। अ, मैंने अच्छे तरीका से इसको कोशिश किया है कि ऑब्जेक्ट विद वर्ब, पहला पॉइंट ये है कि ट्रांजिटिव वर्ब के पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। दूसरा क्या, आइडेंटिफाई पॉसिबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट की संभावना भी हो, है ना। द एक्शन हुज रिजल्ट इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट, यानी कि जिस पे काम किया गया हो, जिस पे प्रभाव पड़ता हो, है ना, जिसका परिणाम कर्म फल हो, जिसमें कर्म का फल हो, है ना। यहाँ पे बोला है ना बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट, है ना। तो रिजल्ट जिस पे आएगा, तो वैसे कंडीशन में आपका क्या आ जाता है, ट्रांजिटिव वर्ब आ जाता है। ये देखिए अब फिर रिजल्ट का यहाँ पे से एक एक ठो मिसाल मैंने लिया, जैसे कि यहाँ पे बोला ऑब्जेक्ट विद द वर्ब, यानी ऑब्जेक्ट के साथ वर्ब आएगा तो ट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे देखो अहमद इट्स, ये हो जाएगा, है ना, ऑब्जेक्ट आना चाहिए ना, तो ये भी तो ऑब्जेक्ट ही है, प्रभाव भी पड़ रहा है। ये देखो यहाँ पे रानी सिंग्स अ सॉन्ग, रानी जो है गाना गाती है, तो ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्या गाती है, सॉन्ग गाती है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला, पॉसिबिलिटी ऑब्जेक्ट, तो ये आपका पॉसिबिलिटी ऑब्जेक्ट यहाँ पे से आएगा। संभावना है, मोहन रीड्स, मोहन पढ़ता है, तो वहां पे एक संभावना दिखाया जा रहा है कि हाँ ये चीज आ सकता है, ऑब्जेक्ट आने की संभावना है, ये था पॉसिबिलिटी वाला। उसके बाद अहमद इट्स एन एप्पल, अहमद सेब खाता है, तो अब देखिए यहाँ पे तो इस प्रभाव किस पे पड़ा, ये आपका किस पे पड़ गया, रिजल्ट आया, रिजल्ट किस पे आया, रिजल्ट आया किस पे, आम पे, परिणाम वही ना हुआ, आम का परिणाम हुआ कि आम खाया यहाँ पे, तो ये आपका था किसका, रिजल्ट वाला। तो ये इस तरीका से यहाँ पे फ्रेम भी किया गया है, और उसी तरीका से हम हिंदी में भी पहचान सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये देखिए इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में फेल लाजिम अकर्मक क्रिया सारा चीज यहाँ पे कर दिया गया है, ठीक है। इसका भी तीन को फंक्शन बता दिया गया, ऑब्जेक्ट विथ, है ना, ऑब्जेक्ट विदाउट वर्ब, है ना, नो द पॉसिबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पॉसिबिलिटी नहीं आएगा यहाँ पे, एक्शन द हो रिजल्ट इज ऑन। अच्छा यहाँ पे कुछ ये जो आपका टाइपिंग मिस में हुआ है, नहीं ठीक है, टाइपिंग मिस नहीं हुआ, आपका सही क्वेश्चन है ना।
ये देखिए, द एक्शन हुज रिजल्ट इज बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट, यानी कि जो काम आपका रिजल्ट परिणाम जो सब्जेक्ट पे भी आ जाए, है ना। अब जैसे कि देख लीजिए जैसे कि यहाँ पे देख लिए फजल इज स्लीपिंग, फजल सो रहा, तो अब ये इफेक्ट किस पे पड़ेगा, फजल पे ही पड़ेगा, है ना। तो जो करता है, करने वाला सोने का काम फजल कर रहा, है ना, तो इफेक्ट इसी पे पड़ेगा। ही लाफ्स एट नाइट, है ना, कि वह रात को हंसता है, तो रात को हंसता है, तो आप बताइए रात को कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, सब्जेक्ट पे ही पड़ रहा है यहाँ पे, है ना। सलमान रन अ लॉन्ग डिस्टेंस, कि सलमान लंबी दौड़ लगाई, तो अब यहाँ पे यानी कि प्रभाव किस पे पड़ा, सलमान पे ही पड़ा ना, सब्जेक्ट पे ही पड़ा, सलमान दौड़ने का काम किया, तो आपका ये क्या हो जाएगा, यही आपका यहाँ पे से क्या दिखाया रहा है, इंट्रांजिटिव वर्ब के अंदर दिखाया जा रहा है। ठीक है, चलिए, आपको ये इस तरीका से आपको वहाँ पे क्वेश्चन को जो है मतलब कि अलग से टॉपिक भी बना के मैं बता दिया करूँगा, लेकिन इसमें बहुत सा चीज़ जो है एक वीडियो में 10 क्वेश्चन लेके आना, फिर हर टॉपिक को डीपली बताना पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, क्योंकि लेंथी टॉपिक है, टॉपिक इतना लेंथी है जिसका कोई हिसाब नहीं। ठीक है, तो उसके लिए अब वही है कि शॉर्टेज करके, है ना, डीपली जाएंगे तो बहुत टॉपिक हो जाएगा, तो फिर भी शॉर्टेज करके कोशिश किया जा रहा है। और वैसे आप पीडीएफ इसका लेना ज़रूरी है और इसको पढ़ना है, क्योंकि ये ऐसा तैयार किया गया है कि आप उसको पढ़ के उसके बाद कंटेंट देखिए मेरा, देखने के बाद हम जो यहाँ पे समझा रहे हैं इस तरीक़ा से अप्लाई कर रहे हैं, उसको आप फॉलो कीजिए, देखिए आपके अंदर बहुत सा चीज़ सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि चूज द राइट आइडियम एंड फ्रेजेस। कौन सा है, मिल्क एंड वाटर, तो मिल्क एंड वाटर का आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 वीक, या इन सेफ प्लेस, या आपका क्या हो जाएगा मेन सपोर्ट या ऑल ओवर। सही जवाब आपका क्या हो जाएगा बताइए। पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या दिया हुआ था, वीक दिया हुआ था, मेन सपोर्ट है ना, इन सेफ प्लेस, ऑल ओवर, क्या हो जाएगा। चलिए, तो मिल्क एंड वाटर का मतलब एक तरीका से समझिए यहाँ पे होता है मतलब कि सेहतमंद तंदुरुस्ती, है ना, और इसका आपका हो जाएगा वीक। ठीक है, और इस मिल्क एंड वाटर सॉरी मतलब तंदुरुस्ती नहीं, मतलब एक तरीका से समझिए कमज़ोर, है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, वीक मतलब कमज़ोर। तो ये आपका आ जाता है मिल्क और वाटर, आपको लग रहा है कि हाँ दोनों का मिक्सचर है, लेकिन इसका मीनिंग क्या आ जाएगा आपका वीक। मिल्क एंड वाटर का फ्रेजल का क्या हो जाता है आपका वीक, यानी कमज़ोर हो जाता। उसके बाद देखिए आपका लिखा हुआ है इन सेफ प्लेस, तो इन सेफ प्लेस के लिए अगर हम आइडम ऑफ फ्रेज देखें तो इसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं लॉक एंड की, है ना, LOC के लॉक एंड की। लॉक एंड की का मतलब होता है इन सेफ प्लेस, और ओवरऑल का अगर देखें तो यहाँ पे लेंथ एंड ब्रेथ भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, ये आपका ऑल ओवर का हो जाएगा। और इसका मेन सपोर्ट का देखा जाए तो हम इसके लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, आई थिंक लाइफ एंड सॉल। हाँ, मेन सपोर्ट के लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइफ एंड सॉल, सॉल, हाँ लाइफ एंड सॉल। तो मेन सपोर्ट का आपका क्या हो जाएगा, यानी आप यहाँ पे से देखिए लाइफ एंड लर्न का मतलब होता है मेन सपोर्ट। ठीक है, और लेंथ एंड द ब्रेथ का मतलब होता है ऑल ओवर सभी, और लॉक एंड की का आपका ये आ जाता है इनसेफ प्लेस, है ना। मिल्क एंड वाटर का क्या हो जाता है, वीक हो जाता। ठीक है, तो मिल्क एंड वाटर का मतलब क्या होता है, कमजोर होना। ठीक है, और लॉक एंड की का मतलब क्या हो जाता है, इनसेफ जगह, यानी सुरक्षित जगह को कहा जाता है लॉक एंड की। उसके बाद लाइफ एंड सोल को कहा जाता है मेन सपोर्ट, आपको सपोर्ट मिल रहा है वहाँ पे, सहायता मिल रहा है ना। लेंथ एंड द ब्रेथ यानी कि पूरे के बारे में बात हो रहा, सभी चीज़ के बारे में। चलिए, है ना, तो यहाँ तक हो गया। तो देखिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो आप लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें,
और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। आप बता सकते हैं कि किस चीज़ के किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, वो भी आप बता सकते हैं कौन-सा टॉपिक या किस मतलब टॉपिक का क्वेश्चन जो मतलब मैं समझाने में मतलब अच्छे तरीक़ा से समझा नहीं पाया। अगर ऐसा आपको लग रहा है कि हाँ, इस टॉपिक को फिर से बता दिया जाए अच्छे तरीक़ा से, तो अ, मैं कोशिश करूँगा कि इससे जो जिस चीज़ पे मैंने वीडियो बना दिया है, दोबारा उस पे बनाऊँ तो उससे बेहतर करने की कोशिश करूँ। ठीक है? तो अगर आप देखिए, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपका वहाँ पे समझ लीजिए यहाँ पे से ले लेते हैं ना, अगर आप 10वीं के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, 9th में है, 10वीं में है, या आप जो है 12th की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना? और उसके बाद जाके किसी भी टी-टेट के, है ना? टीईटी जो एग्ज़ाम होता है या आपका डिस्टेंस वाला जो भी एग्ज़ाम होता है ना? तो डिस्टेंस वाला हो या अदर भी टी-टेट का मतलब जो भी टीचर वाला एग्ज़ाम आता है किसी भी स्टेट के अंदर, तो उसके ऊपर भी अगर आपका लैंग्वेज से रिलेटेड है तो आप लोग बोल सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि हाँ मतलब कि हमको इस पे बुक का भी कंटेंट मिलना चाहिए यहाँ पे, तो फिर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग को बुक का भी कंटेंट देने का, ठीक है? वैसे तैयार हो रहा है, ठीक है? अ, आप लोग को बहुत जल्द मिल जाएगा, ठीक है? पीडीएफ अगर इस चीज़ का चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप से आपको जुड़ना पड़ेगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस वीडियो से चौथी वीडियो से इंग्लिश के इसी वीडियो के अंदर जब अपलोड करूँगा, तो नीचे में हम आपको वहाँ पे इसका टेलीग्राम लिंक डाल दिया करूँगा, ठीक है? और वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, चाहे अलग से व्हाट्सएप नंबर वहाँ पे दिया हुआ, हर वीडियो के अंदर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ। आप व्हाट्सएप करके हमसे क्या कर सकते हैं कि क्लास का मतलब कि पीडीएफ ले सकते हैं। आप लीजिए उसको और कोशिश ये करना है कि खुद से लिखने का भी कोशिश करना है यहाँ पे, ठीक है? चलिए, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। बहुत चीज़ हो गया, चलिए।